पिछले कुछ सालों में ब्लू ड्रम से जुड़े हुए कई खौफनाक केसेस सामने आए। कहीं पत्नी अपने पति को मारकर ड्रम में डाल देती है, तो कहीं पति अपनी पत्नी को। लेकिन आज का ये केस इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता को मारकर ड्रम में छिपा दिया। और सबसे डरावनी बात ये है कि वो इसी घर में 4 दिन तक उनकी लाश के साथ रहा। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about a blue drum case where a son killed his own father। आज की कहानी लखनऊ के आसियाना सेक्टर एल की है, जहां एक शान से घर के अंदर एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डरर की नहीं है, ये कहानी है एक पिता और बेटे के टूटते हुए रिश्ते की, और उस गुस्से की जो धीरे धीरे खून में बदल गया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 9 साल पहले। लखनऊ के इसी आसियाना एल सेक्टर में एक बड़ी सी फैमिली रहती थी। मनवेंद्र सिंह, जिनकी पहचान शहर में एक बड़े कारोबारी के रूप में थी। 4 पैथोलॉजी लैब, 3 शराब की दुकानें और करोड़ों की प्रॉपर्टी। घर भी 4 मंजिला था। परिवार में थे उनकी वाइफ, 2 बेटे और एक बेटी। घर का बंटवारा कुछ ऐसा था, ग्राउंड फ्लोर खाली रहता था, फर्स्ट फ्लोर पर उनका भाई अपने परिवार के साथ रहता था, सेकंड फ्लोर पर किराएदार और थर्ड फ्लोर पर मानवेंद्र सिंह अपने बच्चों के साथ रहते थे। बाहर से देखने पर परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर से इसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। करीब 9 साल पहले मानवेंद्र सिंह और उनकी वाइफ के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, और इसके थोड़े ही समय के बाद उनकी पत्नी उन्हें और अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। पड़ोसियों का कहना था कि झगड़े के बाद उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन सच क्या था ये कोई भी नहीं जानता। अब 3 छोटे बच्चों के सर से उनकी माँ का हाथ छूट गया, तो सब लोग उनसे कहने लगे कि आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मनवेंद्र सिंह का कहना था कि कोई और औरत आकर मेरे बच्चों को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी, और इसी वजह से वो कभी भी शादी नहीं करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों और बिजनेस में लगा दी, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान खास तौर पर अपने छोटे बेटे अक्षत पर था। वो चाहते थे कि उनका छोटा बेटा अक्षत एक डॉक्टर बने, MBBS की पढ़ाई करे और घर का नाम रोशन करे। बट उसी के अपोजिट अक्षत, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसे किताबों से ज्यादा बिजनेस में दिलचस्पी थी। वो अपने पिता से कहता, पापा मैं आपकी लैब में काम करना चाहता हूँ और एक लैब को बंद करके रेस्टोरेंट खोल देते हैं। मेरे पास पूरा प्लान है। उसे शायद बिजनेस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, लेकिन मनवेंद्र सिंह के लिए ये सारी बातें मजाक थी। वो अपने बेटे से कहते कि तुम पहले डॉक्टर बन जाओ, फिर तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में हमेशा ही झगड़ा होते रहता, और धीरे धीरे ये झगड़ा चीख पुकार में बदलने लगा। अक्षत को लगता था कि उसके सपनों की कोई कीमत ही नहीं है, और यहीं से गुस्सा उसके अंदर जमा होते गया। करीब 4 साल पहले एक दिन अक्षत अपने घर से भाग जाता है, लेकिन वो चुपचाप नहीं भागा था। वो अपने पीछे 6 पन्नों का एक बड़ा सा लेटर छोड़ के गया था। उस पत्र में उसने लिखा, पापा मैं आपकी जिंदगी नहीं जी सकता, मेरे सपने अलग हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मैंने अपने लिए पूरा बिजनेस प्लान बनाया है। और इसके बाद वो कानपुर चले गया। जब मनवेंद्र सिंह को ये पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं। उन्होंने अक्षत के एक दोस्त को फोन किया। दोस्त पहले बताने से इनकार कर देता है, लेकिन मानवेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर नहीं बताया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा, जिस वजह से दोस्त डर जाता है और उन्हें सच बता देता है कि अक्षत अभी कानपुर में है। अब मनवेंद्र उसी दोस्त से अक्षत को फोन करवाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। जब वो अपने दोस्त से मिलने आया तो मनवेंद्र सिंह उसे वहां से पकड़कर दोबारा अपने घर ले जाते हैं। अक्षत के दोस्त भी मनवेंद्र को समझाते हैं कि बेटे पर ज्यादा दबाव मत डालो, वो जो करना चाहता है उसे करने दो। अगर तुमने उस पर इतना दबाव डाला तो वो एक न एक दिन और वहां से भाग जाएगा। मनवेंद्र सिंह भी अब समझ गए थे और वो इतना प्रेशर अब उस पर नहीं डालते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सब फिर से पहले जैसा हो गया। वही प्रेशर अब अक्षत पर जाने लगा। एक दिन पूरा परिवार वैष्णो देवी मंदिर गया था। जब वो घर लौटकर आते हैं तो उनके बहुत सारे गहने गायब थे। सबसे पहले शक काम वाली बाई पर गया। पुलिस से शिकायत की गई और काम वाली से पूछताछ हुई, बट वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही गहने घर पर ही मिल गए। अब सवाल उठा, अगर गहने घर पर ही थे तो चोरी किसने की? धीरे धीरे घर वालों को एहसास हुआ कि काम किसी बाहर वाले का नहीं है, घर वाले का ही है, और वो जान जाते हैं कि ये सब अक्षत ने ही करा है।
लेकिन तब तक घर का पूरा माहौल और भी ज्यादा खराब हो चुका था। बट यहाँ पर भी मनवेंद्र सिंह उसे अपने बच्चे की नादानी समझकर माफ कर देते हैं। सुनाते तो बहुत हैं बट उससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बेटा तो उनका ही था। बट यही नोकझोंक कब खून में बदल जाएगी ये किसी को भी नहीं पता था। दिन आता है 21 फरवरी 2026। मनवेंद्र सिंह के छोटे भाई जो पुलिस में थे वो छुट्टी से गांव लौटते हैं। घर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि भैया कहाँ पर है। 19 साल का बेटा अक्षत उनसे कहता है कि पापा 20 फरवरी की सुबह दिल्ली चले गए थे और 21 की दोपहर तक घर लौट आएंगे। लेकिन एक अजीब चीज यहाँ पर उन्होंने नोटिस करी। मनवेंद्र सिंह के तीनों के 3 नंबर स्विच ऑफ थे। सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों के तीनों। दोपहर बीत गई, शाम हो गई और रात भी हो गई, लेकिन मनवेंद्र सिंह का कोई पता ही नहीं चला। वो अभी तक भी घर नहीं लौटे थे। 22 फरवरी को अक्षत और उसके चाचा पुलिस स्टेशन जाते हैं मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। परिवार को लगा पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, तो अक्षत और उसके अंकल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां पर वो अपने पापा की सारी डिटेल्स डालता है कि वो कब घर से गए और कैसे उनके सारे फोन नंबर स्विच ऑफ हैं और उनकी लास्ट लोकेशन कहां पर है, और भी बहुत कुछ। अब जब 23 फरवरी तक उनकी कोई भी खबर सामने नहीं आई तो पूरा मोहल्ला पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि ये एक बड़े कारोबारी थे और उनके अपने मोहल्ले वाले लोगों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। तो मामला अब बड़ा होने लगा। पुलिस वाले भी अब सख्ती से इस पर जांच करने लगते हैं। सबसे पहले पुलिस मनवेंद्र सिंह की लास्ट लोकेशन चेक करते हैं। लोकेशन मिली अरोसा भरोसा नाम के एक जगह पर, जो उनके घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर था। सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। 19 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे मनवेंद्र सिंह शादी से घर लौटते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं और घर में जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनके बाहर जाने की कोई भी फुटेज सामने नहीं आई। मतलब वो घर के अंदर तो गए लेकिन वहां से बाहर नहीं आए। अब शक धीरे धीरे अक्षत पर जाने लगता है, क्योंकि उसने तो बताया था कि उसके पापा दिल्ली गए हैं, लेकिन अब सीसीटीवी चेक करने पर फुटेज तो कुछ और ही कह रही थी। तो पुलिस अक्षत से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो स्टेटमेंट सीधी थी, लेकिन बार बार पूछताछ करने पर उसकी स्टेटमेंट चेंज होने लगती है, जिससे पुलिस का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। जब पुलिस को अक्षत पर शक होने लगा तो वो अक्षत की लोकेशन भी ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि जिस दिन मनवेंद्र सिंह की लोकेशन अरोसा भरोसा नाम की जगह पर आ रही थी, उसी टाइम पर अक्षत की लोकेशन भी वहीं की बता रही थी। बट दूसरी तरफ तो वो कह रहा था कि उसके पिताजी दिल्ली गए हैं। अक्षत को लगता है कि अब उसकी सच्चाई बाहर निकल जाएगी, तो वो अपने चाचा को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि उसके पापा ने खुदकुशी कर ली है। ये बात मैं सबको बताना चाहता था, बट डर के मारे मैं बता नहीं पाया। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? बिल्कुल नहीं। ये बात जैसे अभी हमें हजम नहीं हो रही है, वैसे ही ये बात उन लोगों को भी हजम नहीं हुई। तो पुलिस वाले अब सख्ती दिखाते हैं और अक्षत से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, अक्षत का सब्र का बांध टूट जाता है और वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता और सारी बातें वो पुलिस वालों के सामने बोल देता है। वो बताता है कि रात के करीब 1:30 बजे मनवेंद्र सिंह उस शादी से घर लौटते हैं और ऐसे ही उनकी अक्षत से बहस हो जाती है। टॉपिक वही था कि तुम्हें नीट करना है, MBBS करना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बट अक्षत क्या चाहता था वो हम सभी को पता है। वो चाहता था कि उसे बिजनेस में आना है। उसने अपने अलग प्लान बनाए थे, लैब बंद करके रेस्टोरेंट खोलने के, लेकिन पापा नहीं मानते। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और माहौल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि पापा गुस्से में अपनी लाइसेंस वाली राइफल उठाते हैं। ये कोई हमला नहीं था, बट वो सिर्फ अक्षत को शायद डराना चाहते थे। लेकिन आगे जो हुआ वो कभी मनवेंद्र सिंह ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस राइफल से अक्षत अपने पिता को ही गोली मार देता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज सुनकर उसकी बहन जल्दी से नीचे आई और देखा कि भाई ने पापा को मार दिया है। जैसे ही वो चिल्लाती, अक्षय उसे भी धमकाने लगता है, अगर तूने अपना मुंह खोला तो अगली बारी तेरी। बेचारी छोटी थी और डर गई, शायद ट्रॉमा में भी चली गई होगी। अक्षय उसको मनाने के लिए कहता है कि तेरे लिए एक पिज्जा मंगा दूं, लेकिन अब पिज्जा किस काम का जब उसके पापा ही नहीं रहे। कई साल पहले उसने अपनी माँ को खोया था और अब उसके सर से पापा का हाथ भी चले गया। वो अपने कमरे में गई और खुद को लॉक कर देती है और यहाँ अक्षत उस लाश को छुपाने की तैयारी में लग जाता है। रात में जब सब सो गए तो अक्षत ने लाश को एक गद्दे पर रखा। सीढ़ियों से उसे वो ग्राउंड फ्लोर तक ले जाता है। उसके बाद अगली सुबह को वो मार्केट जाता है और वहां से एक नीला ड्रम, एक आरी और तेजाब लेकर आता है। उसने उस लाश के अलग अलग टुकड़े करे और सर और हाथ को एक कट्टे में रखकर अपनी कार से अरोसा भरोसा नाम के इलाके में जाकर फेंक देता है और उनका फोन भी वहीं पर स्विच ऑफ कर देता है।
जिसके बाद वो घर आकर शरीर के बाकी टुकड़ों को उस ब्लू ड्रम में डालता है और उसके ऊपर तेजाब डालकर ड्रम को बंद करके उसी गेस्ट रूम में रख देता है। 4 दिन तक लाश इसी घर में रही, ऊपर बच्चे और नीचे उनके पापा, और किसी को शक तक नहीं हुआ। उसकी बहन 23 तारीख को एग्जाम देने स्कूल गई और पड़ोस के घर में पढ़ने भी जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे डर था कहीं उसका भाई उसे मार न दे। और क्या पता ये चीज भी होगी कि अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो उसका भाई भी उसके साथ से चला जाएगा। 24 फरवरी की सुबह पुलिस अक्षत को लेकर उसी घर पर पहुंचती है। ग्राउंड फ्लोर खुलता है और नीला ड्रम निकाला जाता है। ड्रम का जब ढक्कन खुलता है उसके अंदर तेजाब से जले हुए शरीर के टुकड़े थे, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। जब 24 फरवरी की सुबह ब्लू ड्रम खुला और सच सामने आया तो उस समय अक्षत की बनाई हुई झूठी दुनिया एक झटके में टूट गई। पुलिस ने वहीं पर उसे फॉर्मल अरेस्ट किया और हाथों में हथकड़ी लगा दी। उस पर धारा लगाई गई IPC 302 हत्या की, IPC 201 सबूत मिटाने की कोशिश, IPC 506 बहन को धमकाने की कोशिश और आर्म्स एक्ट लाइसेंस राइफल का गलत इस्तेमाल। अगले दिन अक्षत को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम में वो सिर झुकाए खड़ा था, ना आंखों में गुस्सा ना कोई पछतावा, बस एक खालीपन। जज कहते हैं ये मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। फिलहाल अक्षय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उस पर हत्या और सबूत को मिटाने की धाराएं लगी हैं, लेकिन इस केस में अभी अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पिता का प्रेशर इस हत्या का कारण था या अक्षय के अंदर बहुत टाइम पहले से ही कोई गुस्सा भरा था। एक बेटा जिसे डॉक्टर नहीं बनना था और एक पिता जो अपने सपनों में अड़ा रहा और एक घर जो कब कब्रिस्तान बन गया किसी को भी पता नहीं चला। आपको क्या लगता है, क्या ये एक मजबूरी थी या दरिंदगी? कमेंट में जरूर बताना और अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।